नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं आपके पर्यावरण अध्ययन के बारे में। अगर आप सीजी टेट है या आप जो है सीजी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसमें पेपर 1 का एक पार्ट आता है, एक इकाई आता है जिसके अंतर्गत लिखा है पर्यावरण का अध्ययन है। यानी कि आप पर्यावरण के बारे में कितना जानते हो या उससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को 30 प्रश्नों का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसे आपको बताने वाला हूं। तो फिर वीडियो पर बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही साथ इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक सामाजिक स्तर पर पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य है। दोस्तों, मैं जो प्रश्न बताऊंगा ना बहुत ही आराम से बताऊंगा और समझाते हुए बताऊंगा। अगर आप लोगों को स्वयं से आंसर लगाना है तो आप वीडियो को पॉज करके लगा सकते हो। पहला प्रश्न क्या है, प्राथमिक सामाजिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो क्या बोला गया है, प्राथमिक सामाजिक स्तर पर। जहां पर सामाजिक स्तर पर बात आता है, इसका मतलब है पर्यावरण की समझ जो है प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए सामाजिक स्तर पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला जो ऑप्शन है उसमें छात्रों को भूगोल की जानकारी। बिल्कुल सही बात है। एक जैसे कि पर्यावरण पढ़ते हैं ना, उसमें भूगोल का पार्ट भी लगभग उसी से ही संबंधित है। दूसरा है छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना होता है। और तीसरा है सामाजिक वातावरण को अनुकूल बनाना है। तो कुल मिलाकर उपरोक्त आंसर सभी सही रहेगा, डी नंबर। ठीक है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, इनका उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र है। तो पर्यावरण जो है कौन से क्षेत्र का शिक्षा देता है या कौन से क्षेत्र में इनके बारे में जानना पड़ता है। तो एक तो भोजन का है, जैसे कि चरण रहता है अलग से, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है। ये तो हो गया भोजन का। उसके बाद है पोषण से संबंधित है, आपको पोषण कहाँ से मिल रहा है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। उसके बाद है प्रदूषण, हम प्रकृति को कितना प्रदूषण करते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सभी आंसर सही रहेगा, जो कि सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत में। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य, अब यहाँ पर है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो एक तो होता है, पहला ऑप्शन में क्या है, पर्यावरणीय ज्ञान, ये तो होता ही है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पर्यावरण में जनसंख्या में वृद्धि ये इनका उद्देश्य नहीं होता। तो उद्देश्य क्या क्या है, पहला तो पर्यावरणीय ज्ञान होता है, दूसरा है विश्व बंधुत्व की जो भावना है, और तीसरा है प्रदूषण समस्या है। तो फिलहाल जो इसका आंसर जाएगा बी नंबर सही रहेगा। अगले है पर्यावरण अध्ययन है। तो पर्यावरण अध्ययन क्या है, यहां पर जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें सही जवाब आ जाएगा पहला नंबर रहेगा, यानी कि प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। देखो, पर्यावरण मतलब होता क्या है, आप इस चीज को समझना। आप कभी भी देखना, जब दुनिया का निर्माण हुआ, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, तो पहले प्राकृतिक रूप से था, पेड़ पौधे पानी वायु सभी थे। लेकिन उस समय क्या थे, इंसान नहीं थे। इसका मतलब है कि अगर दुनिया से इंसान को हटा दे तो भी प्राकृतिक बहुत ही अच्छे ढंग से रहेगा, उसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इंसान आने के बाद प्राकृतिक का विनाश करना प्रारंभ किया है। तो इसीलिए है पर्यावरण का अध्ययन में प्राकृतिक, यानी कि जो पहले का था और अभी जो मानव निर्मित जो पर्यावरण का निर्माण हुआ है, जैसे कि पेड़ पौधों को काटना है, जंगलों को काटना है, तो ये सभी क्या है, दोनों के बीच का जो अध्ययन कहलाता है या दोनों के बीच की जो अंतर क्रिया होता है, इसे ही कहा गया है पर्यावरण अध्ययन। अगला है पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। तो पर्यावरण के जैसे कि शिक्षा है, तो इससे क्या लाभ होता है।
जैसे कि हम लोग हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो पर्यावरण पढ़कर हमको क्या लाभ हो सकते हैं आपको ये बताना है। जैसे कि पर्यावरण के महत्व के ज्ञान होता है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, हम आसपास जो रह रहे हैं वो भी पर्यावरण है ना, तो इनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी है। अब हमको पता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनके लिए जो प्रदूषण होता है उनको जानना है और साथ ही साथ उस चीज़ से प्रकृति का बचाव करना है। तीसरा है प्रदूषण के प्रभाव बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, वही बात है ना। तो उपरोक्त तो सभी आंसर सही रहेगा डी नंबर, जिससे पर्यावरण शिक्षा से लाभ होता है। अगला है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या रहेगा। जैसे कि ऑप्शन पहला क्या है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को मंद करना, तो नहीं। दूसरा है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, तो इसका भी आंसर ये नहीं हो सकता। तीसरा है खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर देना, ये भी नहीं हो सकता। तो डी आंसर सही रहेगा, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, ये है पर्यावरण। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जैसे कि धरती है, ठीक है, अभी धरती के ऊपर में क्या है, पेड़ पौधे हैं। अब व्यक्ति क्या करते हैं, उस पेड़ पौधों को काटते हैं, ठीक है, उससे लकड़ी बन गया, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमको जो है ऑक्सीजन मिलने वाला था वहाँ अब नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी उस पेड़ के नीचे अगर कोई खदान है, चाहे कोयले का हो चाहे पेट्रोलियम पदार्थ का हो, उसके लिए भी वहाँ पर जगह को खोदने का कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसका नष्ट भी होता है, साथ ही साथ पर्यावरण का जो है जब बिगड़ता है तो ये भी एक वजह रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से हमको बचाना है। सातवां प्रश्न है विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। तो आप देखना, जैसे कि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पेपर 1 में ही आपके लिए एक टॉपिक है पर्यावरण का, तो पेपर 2 में क्यों नहीं है, आपको पेपर 1 में ही क्यों, क्योंकि आपको जो है एक छोटे से बालक, जब भी आप टीचर बन जाओगे तो एक छोटे से बालक को अगर हम शुरू से ज्ञान देंगे पर्यावरण के बारे में, तो उनकी जो समझ है वहाँ पर्यावरण के प्रति मतलब जो लगाव है रहता है, साथ ही साथ उनकी जो समझ है उसके प्रति वहाँ बढ़ता भी है। इसलिए इसका जो आंसर जाएगा वहाँ डी नंबर रहेगा। जैसे कि क्या बोला गया है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना है, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए भी है, और तीसरा है पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। तो आंसर आ जाएगा डी नंबर, सही रहेगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरीके से आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूँगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कि जिस विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं। क्या बोला गया है, पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं, तो ये होता है पर्यावरण अध्ययन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही इन सभी के बारे में हम विषय के बारे में हम जानते हैं, उसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है पेड़ों एवं जानवरों के कचड़े से खाद बनाया जाता है उसे कहते हैं। जैसे कि एक होता है पेड़ है, पेड़ के पत्ते झड़ गए, ठीक है, या जैसे कि कोई गाय है, घोड़ा है या हाथी है, उनके जो या कोई भी जानवर रहता है उनके यहाँ से जो कचड़े निकलते हैं, अब उससे जो बनता है खाद उसे जमा करके बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है, ये हो गया कंपोस्टिंग। अगर इसी के जगह ऐसा प्रश्न पूछता है कि जानवरों के जो गोबर रहता है उससे बनाता है तो वो आ जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग आ जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या बोला गया है, उनके जो कचड़े हैं या पेड़ पौधे के जो पत्ते झड़ रहते हैं, कचड़े रहते हैं, उन सभी को अगर खाद बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है कंपोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। और फर्टिलाइजिंग सभी को पता है, ये जो है रासायनिक दवा है जो पेड़ पौधों के लिए मतलब हानिकारक है हम सभी के लिए। अगला है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जागरूकता है कि सहभागिता है कि अभिवृत्ति में परिवर्तन है, या ये सभी रहेगा। आंसर आ जाएगा डी नंबर रहेगा, क्योंकि पर्यावरण का शिक्षा
सभी को होना चाहिए, जागरूकता बढ़ता है, सहभागिता बढ़ता है लोगों के बीच में। 11वां नंबर का प्रश्न है, जैविक एवं अजैविक पदार्थ में मूलभूत अंतर क्या है? तो जैविक और अजैविक हम सभी को पता है, जैविक यानी कि जीवों से बनता है, अजैविक मतलब जिसमें जीवों की कोई रोल नहीं रहता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा प्रोटोप्लाज्मा का होना। प्रोटोप्लाज्मा का होना होता है जिसके अंतर्गत जैविक और अजैविक पदार्थ में मूलभूत अंतर रहता है। जिसमें प्रोटोप्लाज्मा होता है वहाँ जैविक है और जिसमें नहीं होता वहाँ अजैविक है। अगला है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि यह एक जटिल विषय है? गलत बात है। इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है, तो ये बात सही है, क्योंकि देखो पर्यावरण का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। हम जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि प्राकृतिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और ये भूगोल भी उसी के अंतर्गत आता है, सौर मंडल भी आता है, आपके वायु है, मिट्टी है, और जो भी रहते हैं ना सभी इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषय आते हैं। इसके कारण हम कह सकते हैं इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। अगला है, सामाजिक विज्ञान प्राचीन कहानियां और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह हैं। यह कथन है। तो किस महान वैज्ञानिक ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय का समूह है? तो ये जो कोटेशन है, ये जो कथन है, इसको कहा है चार्ल्स ने कहा है। ये जो है चार्ल्स का कथन है। अगला है, पर्यावरण के साथ विकास जाना जाता है। तो पर्यावरण के साथ विकास जाना जाता है किस क्षेत्र का? नियोजित विकास। नियोजित मतलब जैसे कि हम पर्यावरण के साथ साथ अगर हम अपना विकास करेंगे तो इसे ही कहा गया है नियोजित, या फिर हम कह सकते हैं सुनियोजित कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करके हम अपना विकास करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं ढंग से बाद में हमको ही तकलीफ देगा और कहीं ना कहीं ढंग से हमको ही बाद में वहाँ नुकसान देगा। इसलिए हम कह सकते हैं पर्यावरण के साथ विकास करना मतलब होता है नियोजित विकास करना होता है। अगला है, प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है। क्या बोला गया है यहाँ पर? प्रयोग आ जाएगा। तो प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को जो किया जाता है वह होता है पथ प्रदर्शित होता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई चीज़ का प्रयोगशाला के तौर पर हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि रासायनिक पदार्थ है या भूगोल का हम प्रयोगशाला कर रहे हैं या प्राकृतिक का, तो उसमें हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उस चीज़ का हम क्रियाकलाप करके देखते हैं ताकि होता कैसे है। तो इससे होगा क्या कि ये जो है हमारे पथ प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। अगला है, प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित कार्य है। तो प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित कार्य कौन सा है बताओ? इसका जो आंसर आ जाएगा ये सभी रहेगा। यानी कि प्राकृतिक संरक्षण क्या होता है कि हम प्रकृति को संरक्षण किस प्रकार के दे सकते हैं। ऐसे तो हम प्रकृति को संरक्षण, इतना हिम्मत नहीं कि इंसान कोई प्रकृति को संरक्षण दे सकते हैं। बस कोशिश ये करें कि जो प्राकृतिक पहले से है उसे हम विनाश ना करें, यही इसका संरक्षण है। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहूँ कि आप बहुत बड़े क्षेत्र जो राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहाँ पर आप पूरी तरह से पेड़ लगाओ, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन आप कोशिश ये करो कि जहाँ पर जंगल है उस चीज़ का विनाश ना करो, यही है प्राकृतिक संरक्षण। तो वृक्षारोपण करके भी किया जा सकता है, पेड़ पौधों की सुरक्षा करके भी किया जा सकता है, जलाशयों की सफाई, जो गटर रहता है ना उसको सफाई कर दे ताकि पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ पर जो जानवर रहते हैं पानी पीने के लिए जाते हैं, बैठते हैं। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक संरक्षण का एक छोटा छोटा पार्ट है, एक इकाई है। अगला है, पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे? दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है? माजय पर्यावरण शिक्षा की जो भी समस्या रहता है, ठीक है, अब इसको दूर करना है तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे इस चीज़ को बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन में क्या है कि विषय को पाठ्यक्रम से हटा देंगे, तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते है ना, तो ये आंसर नहीं रहेगा। विषय के शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देंगे, तो ये भी लगभग इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा है
छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। ये बात जो है बेहतर है, क्योंकि देखो हम जो है किसी बच्चे को अच्छे से समझाएंगे तो वही जाकर बड़े होगा तो फिर उस चीज़ का संरक्षण करेगा। इसलिए हम कोशिश ये करें कि जो भी छात्र रहते हैं उस विषय के प्रति उनके बारे में सकारात्मक सोच उसमें उत्पन्न करें, उसकी जो दृष्टिकोण है उसे विकसित करें, तब जाके पर्यावरण जो है शिक्षा में जो समस्या आता है वहाँ सुधर सकता है। अगला है, पर्यावरण शिक्षा को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? बताना है पर्यावरण शिक्षा को अगर सुगम बनाना है, सरल बनाना है, तो उसके लिए कौन से ऐसे क्रियाकलाप है जिसको आप अधिक महत्व देंगे? सही जवाब आ जाएगा शैक्षणिक भ्रमण। जैसे कि हम पेड़ बचाओ अभियान चलाते हैं, ठीक है। अब इस पेड़ बचाओ अभियान में हम सिर्फ क्लासरूम के अंतर्गत बच्चे को बताएंगे कि पेड़ ऐसा होता है, पेड़ के प्रकार इतने होते हैं, इनको हमको संरक्षण करना है। इससे बेहतर क्या होगा कि हम उस बच्चे को कभी कभी जो शैक्षणिक भ्रमण रहते हैं या जो शैक्षणिक टूर रहते हैं वहाँ पर ले जाएं, जंगलों के बीच ले जाए, जीव जंतुओं के बीच ले जाए, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ का उदाहरण उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल सके। तो यही है पर्यावरण शिक्षा को सुगम बनाने का एक तरीका। अगला है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है। तो क्या है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? डी आंसर सही रहेगा, यानी कि इनसे बच्चों में सामाजिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होगा। तो आंसर क्या जाएगा? डी नंबर सही रहेगा। अगला है, इको पार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, जैसे कि आप देखना, जैसे कि आप चिप्स खा रहे हो, ठीक है, चिप्स के पैकेट में पीछे साइड कुछ मतलब ग्रीन कलर में लिखा रहता है इको प्रोडक्ट के माध्यम से या इको मार्क के रूप में, वहाँ पर कुछ चिन्ह रहते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल रहता है ना, पर्यावरण के लिए अनुकूल रहता है, इसीलिए इसमें इको मार्क दिए जाते हैं भारतीय उत्पादों में। अगला है, निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? क्या बोलोगे है, किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो एक तो होता है उनके मानसिक होता है, फिर होता है उसके शारीरिक विकास होता है, फिर उसके चारित्रिक विकास होता है। तो ये सभी आंसर सही रहेगा जो कि किसी भी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अगला है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित द आउटलुक टावर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर क्या बोला गया है? पर्यावरण शिक्षा से संबंधित द आउटलुक टावर की स्थापना है वह किसने की थी? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 महानुभाव का जो नाम दिया गया है उसमें से बताना है। सही जवाब आ जाएगा पैट्रिक जेडिस रहेगा, ठीक है, पैट्रिक जेडिस आंसर सही रहेगा, जो कि आयरलैंड का रहने वाला है। अगला है, पर्यावरण शिक्षा सहायक होती है। पर्यावरण जो शिक्षा है वहाँ सहायक होती है, किस चीज़ का सहायक होती है? ये है जैविक एवं अजैविक कारकों के मध्य संतुलन में, है ना, जो जैविक है और जो अजैविक कारक है उनके मध्य संतुलन में यहाँ सहायक होती है पर्यावरण शिक्षा। अगले है, पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना की गई है वो कब की गई है? 1983 में की गई है। यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रंटलैंड आयोग, जिसका पूरा नाम है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग है, और इसकी जो स्थापना है वहाँ 1983 में की गई है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? अब पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हो, उसके पाठ्य पुस्तकों में अगर कोई कविता है या कहानियाँ शामिल होते हैं तो उनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है आपको बताना है। जैसे कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना है, तो ये तो सही बात है ना। विषय में रुचि का विकास करना है, ये भी बात सही है।
तीसरा क्या है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप पर्यावरण का पढ़ रहे हो तो पर्यावरण का ही पढ़ना है और इसी से संबंधित अगर कोई अलग से रुचि पैदा करने वाला चीज़ रहता है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना है तो आंसर इसका उद्देश्य नहीं रहेगा, सी आंसर सही रहेगा। अगला है पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है, तो पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय क्या है, एक तो होता है पहला पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण है, दूसरा है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना है, तीसरा है पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन है, और चौथा है उपरोक्त सभी, तो यही आंसर सही रहेगा, डी नंबर उपरोक्त सभी। अगला है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आंखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषण का काम करती हैं, तो जैसे कि आंखों में जो भी रासायनिक पदार्थ घुस जाता है तो उससे क्या होता है, आंखों में लालिमापन है या म्यूकस झिल्ली का सूज जाना है ना, तो ये जो होता है मुख्य प्रदूषण के जो काम करती है वहाँ ओजोन रहेगा, ठीक है, ओजोन परत जो कि पृथ्वी के ऊपर में है। अगला है पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि पर्यावरण के कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने पहले बताया था पर्यावरण में क्या है, जैविक और अजैविक घटक, तो दोनों के मध्य जो होता है घटना उसे ही जानना है, इसका मतलब है जैविक एवं अजैविक घटक पर्यावरण के मुख्य भाग होते हैं। अगला है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो सबसे स्थायी यानी कि आप इसे बदल नहीं सकते और ये सदियों से चला आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा समुद्र रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखना समुद्र है, ये समुद्र जब तक पहले क्या है धरती पे यानी कि जो थल भाग है वहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र नहीं था, उससे पहले कई हजार साल पहले समुद्र में पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता आ रहा है, इसलिए इसका जो आंसर जाएगा स्थायी रूप से वहाँ समुद्री रहेगा। 230 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है, किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, क्या बोला गया है, किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ऑप्शन में है अक्षांश, देशांतर, तुंगता या समुद्र से दूरी। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।